की इस वीडियो में हम पाइथन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कैलकुलेशंस या बहुत सारा टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक तरीके का टास्क हमें बार बार रिपीटेडली परफॉर्म करना होता है। सपोज मुझे प्रोग्राम में कोई नंबर्स को ऐड कराना है या नंबर को मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड कराना है, या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो मुझे प्रोग्राम के अंदर बार बार करनी हो। तो अगर इन एक्टिविटीज को मैं बार बार करने के लिए प्रोग्राम में ये इंस्ट्रक्शंस बार बार लिखूंगी तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसके लिए फंक्शंस बनाए जाते हैं, यानी कि एक ऐसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिसमें हम उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं उसको लिख कर रख दिया, और फंक्शन में जब जब उसकी जरूरत होती है तब हम उसको कॉल करते हैं। यानी कि हम कोड को मान लो प्रोग्राम है, प्रोग्राम आपका 50 हजार लाइन का है, 3,000 लाइन का, 5,000 लाइन का प्रोग्राम है। तो अगर आप पूरे प्रोग्राम को देखोगे और एक ही इंस्ट्रक्शंस बार बार लिखी होगी तो वो आपके दिमाग में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा, तो उसको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर हम उन्हीं जो टास्क को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं उसको फंक्शंस में डिवाइड करके रख दें तो उसकी रीडेबिलिटी इजी होगी और उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमें रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है और उसकी रीयूजेबिलिटी भी हमको प्रोवाइड करता है। तो फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? फंक्शन को डिफाइन करने के लिए चलते हैं एनाकोडा नेविगेटर पे। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं कीवर्ड DEF। DEF का कीवर्ड यूज करने के बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नाम। सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रही हूँ वेलकम करके एक फंक्शन लिखूंगी और उसके बाद दो पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस को लगाते हैं और उसके बाद कोलन देते हैं। कोलन देने के बाद हम एंटर करके जो भी स्टेटमेंट मुझे प्रिंट कराना है, सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूं आई एम राइटिंग माई फर्स्ट फंक्शन, ये मैंने लिख दिया। अब ये एक फंक्शन मैंने लिख दिया है और इस फंक्शन को मुझे रन करना है। तो जैसे ही मैं इसको रन करती हूँ तो ये फंक्शन मेरा पाइथन प्रोग्राम में क्रिएट हो गया है। जब ये फंक्शन क्रिएट होता है तो उसको यूज कैसे करना है, उसको कहते हैं कॉल करना। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं सिंपली लिख दूंगी वेलकम जैसे ही मैं लिखती हूँ और दोनों ब्रैकेट्स लगाए और उसको मैं रन करती हूँ तो जो वेलकम के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ लिखते हैं, कीवर्ड, फंक्शन का नेम, और उसके बाद कुछ पैरामीटर्स देते हैं, स्टेटमेंट और रिटर्न। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पर कोई पैरामीटर्स पास नहीं किए। सपोज प्रोग्राम में मुझे कोई ऐसा फंक्शन लिखना है जिसमें मुझे कोई दो नंबर्स को ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी? मैं एक फंक्शन लिखूंगी डेफ ऐड, और इसके बाद मैं कोई वैल्यू दूंगी यहाँ पर। जैसे कि मैंने एक वैल्यू ली a और उसका टाइप दे दिया मैंने कोलन लगा के इंट, यानी कि वेरिएबल मेरा इंटीजर टाइप का हो। दूसरा वेरिएबल मैंने b लिया, कोलन लगा के लिख दिया इंट, यानी कि ये मैंने फंक्शंस पे पैरामीटर्स पास कर दिए, दो वैल्यूज पास की है। अब मुझे इसका सम करना है तो मैं एक वैल्यू ले दूंगी c इज इक्वल टू a प्लस b, और यहां पर मैं प्रिंट कर दूंगी प्रिंट सम इज c। ठीक है, तो ये तो हमने फंक्शन डिफाइन किया, मैंने इसको डिक्लेयर किया, मैं इसको रन कर रही हूं। यहां पर कॉमा लगेगा, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब मैं उसको कॉल करूंगी, मैं सिंपली लिखूंगी ऐड, और ऐड में मैं सिंपली पास कर दूंगी 10 and 20। अब देखिए यहां पर मैंने पैरामीटर्स पास किए हैं। जब मैं रन टाइम पर कोई वैल्यू को पास करती हूँ उसको कहूंगी वे पैरामीटर मैंने पास किए हैं, और ये पैरामीटर फंक्शंस के अंदर जाएंगे, वहां एग्जीक्यूट होंगे और मुझे रिजल्ट दिखेगा। सो आई जस्ट रन इट। आप देख सकते हैं सम इज 30 मुझे दिख रहा है। अब ये तो सिंपली मैंने यहां पर रिजल्ट को प्रिंट कराया है, पर ये भी हो सकता है कि मैं चाहती हूँ कि वैल्यू रिटर्न होकर है। फंक्शन में एक फैसिलिटी होती है कि वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहां पर इसी फंक्शन को मैं एक और फंक्शन बना लेती हूँ add1, ओके, और यहां पर मैं लिख देती हूँ रिटर्न सी।
मैं यहां पर लिख देती हूँ रिटर्न सी, यानी कि सी की वैल्यू इस फंक्शन से रिटर्न होगी। हमने इसको रन किया, ये मेरा फंक्शन बन गया। यहां पर मैं एक वेरिएबल लेती हूँ डी इज इक्वल टू, मैं लिखूंगी एड 1। मैंने वैल्यू पैरामीटर्स में पास करा नहीं, सपोज मैंने पास किया 30 एंड 40, और इस वैल्यू को मैं यहां पर प्रिंट करके देख सकती हूँ, प्रिंट डी। ओके, तो हम इसको रन कर रहे हैं। आप देखेंगे रिटर्न सी में वैल्यू आ गई 70, 30 और 40 का सम था। तो यहां पर अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन में पैरामीटर्स को यूज करने के लिए हमने फंक्शन का नेम, पैरामीटर और डेटा टाइप दिया और स्टेटमेंट को पास कराया, जबकि मैंने एडिशन ऑफ सी पास कराया था। हम रिटर्न वैल्यू को करने के लिए हम फंक्शन को कॉल करते टाइम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसमें उस वैल्यू को पास कराएंगे, उस फंक्शन को पास कराएंगे। तो जो वैल्यू, जो सम होकर जो रिजल्ट होता है वो रिटर्न होकर स्टोर होता है आपके वेरिएबल में, और आप उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो। फंक्शंस को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो फंक्शंस में हमने देखा कि यहाँ पर पहला फंक्शन में तो हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, पर जब हम कोई पैरामीटर पास करते हैं तो कोई वैल्यूज को पास करते हैं। तो भाई वैल्यू जब पास करते हैं तो वो एक उसका कोई प्रकार होगा, उसका कोई टाइप्स होगा। तो जब पैरामीटर्स पास करते हैं तो फंक्शन में 4 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर है डिफॉल्ट, दूसरा है कीवर्ड, तीसरा है पोजिशनल और चौथा है आर्बिट्ररी। तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है आपका डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है? सपोज अभी तो मैंने सिंपली ये देखा कि मैंने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, और जब मैं वैल्यू पास कर रही हूं तो वो ही प्रिंट होकर आ रही है। सपोज मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूं, डेफ स्टूडेंट करके एक फंक्शन डिफाइन किया, और मैंने यहां पर एक वेरिएबल दे दिया नेम, डेटा टाइप लिया नेम, और इसके बाद एक मैंने वेरिएबल लिया है एज, और एज की वैल्यू सपोज मैंने ले ली है 18, ठीक है, ये मैंने ले ली। और इसके अंदर मैं कुछ स्टेटमेंट पास करा देती हूँ, जैसे कि प्रिंट एफ स्टूडेंट नेम इज ऑफ एज, ठीक है, ईयर्स। मैंने सिंपली फंक्शन डिफाइन किया है। इसको डिफाइन करने के बाद मैं इसको कॉल करूंगी। तो जब मैं इसको कॉल करूंगी तो मैं सिंपली लिख रही हूँ स्टूडेंट, और स्टूडेंट में मैं एज नेम ले लेती हूँ। सपोज मैंने नाम ले लिया अजीत सिंह, और यहां पर कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे, तो आप देखिए क्या होता है। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो मेरा स्टेटमेंट जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो लिख कर आ रहा है स्टूडेंट नेम इज अजीत सिंह, एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी कि जब मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रही हूं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू जो मैंने असाइन की थी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, वो यहां पर प्रिंट हो रहा है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हम फंक्शन के डिक्लेरेशन के टाइम पर, फंक्शन डेफिनेशन को डिक्लेयर करते टाइम पर असाइन करते हैं। यहां पर जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया स्टूडेंट, तो मैंने एज इक्वल टू 18 ईयर असाइन कर दी थी। तो ये जो फंक्शन वेरिएबल है, ये जो वैल्यू है, इट इज अ डिफॉल्ट वैल्यू जो असाइन की है कब? जब मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। ओके, सपोज अगर मैं कॉलिंग के टाइम पर यहां लिख दूं स्टूडेंट, मान लो मैंने कोई स्टूडेंट का नाम लिया आकाश, ओके, और उसके बाद मैंने एज सपोज मेरे हिसाब से डाल दी 34। अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आउटपुट? अब जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट में 34 ईयर्स प्रिंट हो रहा है इंस्टेड ऑफ 18 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि प्रिविलेज किसको मिलती है? जो वैल्यू आप पास कराते हो। और अगर आप कोई वैल्यू पास नहीं कराते हो तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर आपने डिक्लेयर की है उसको वो एक्सेप्ट करेगा। सो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है मेरा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कैसे? सपोज यही मेरे पास एक फंक्शन है स्टूडेंट, मैं इसको ही कॉपी कर रही हूं। मैं एक क्लास फंक्शन बना रही हूँ स्टूडेंट 1, ठीक है, स्टूडेंट 1 मैंने बनाया
और यहां पर मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, और यहां पर दे दिया मैंने एस नेम सेकेंड नेम। ठीक है, और मैंने प्रिंट करा दिया स्टूडेंट एफ फर्स्ट नेम इज एफ नेम एंड यहां पर एस नेम की जगह हम एज ही ले लेते, चलिए एज। ठीक है, एंड इज ऑफ दैट ईयर्स। ओके, मैंने ये फंक्शन को डिक्लेयर किया है, इसको मैं रन कर रही हूं। मेरा फंक्शन क्लियर हो गया है। अब हम इसको रन करते हैं, अब इसको कॉल करते हैं। तो मैं लिखती हूँ स्टूडेंट 1 और यहां पर मैं लिख देती हूँ एफ नेम इक्वल टू, यहां पर मैंने दे दिया मोहित। ठीक है, और यहां पर एज दे देते हम 27 सपोज। ठीक है, और इसको रन किया, मेरा सेंटेंस आ गया स्टूडेंट फर्स्ट नेम इज मोहित एंड एज ऑफ 27 ईयर्स। सपोज मैं इसको थोड़ा रिवर्स करती हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर, स्टूडेंट वेन नेम इज इक्वल टू एफ नेम इक्वल टू, सपोज मैंने डाल दिया 25। ओके, और एज इज इक्वल टू, मैंने कोलन्स में डाल देती हूँ, मैं कोई नाम डाल देते, चलिए जिया। ओके, इसको रन किया। अब जो मैंने फर्स्ट नेम में वेरिएबल पास कराया है वही वैल्यू प्रिंट होकर आ रही है। यहां पर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम स्टूडेंट को कॉल जरूर करते हैं। स्टूडेंट को कॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। सपोज मैं एज पहले लिख दूं, एज इक्वल टू मैंने लिख दिया 21 और एफ नेम इक्वल टू किरण लिख दिया। ओके, किरण लिख दिया मैंने यहाँ पर, और अब इसको रन करके देखते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तब क्या देखते हो कि एज इट इज जैसे मैंने फंक्शन डिफाइन किया था, नेम की जगह नेम आ रहा है और एज की जगह एज आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कीवर्ड पैरामीटर्स में हम पैरामीटर्स के को एज ए की पास करा रहे हैं। मतलब कि जो पैरामीटर्स है उसको नीचे ही असाइन कर रहे हैं वैल्यू और उसको ऊपर पास करा रहे हैं। तो इसको देखकर आप ये समझे होंगे कि जब भी मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूं तो मैं पैरामीटर्स पास कर रही हूँ, और पैरामीटर्स में उसका जो नेम है, जो नोमेनक्लेचर है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पास हो रही है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर एफ नेम पहले लिखा है डेफिनेशन में कि एज पहले लिखा है, उससे कोई मैटर नहीं है। पर डेफिनेशन में क्या डिफाइन है, एफ नेम डिफाइन है, डेफिनेशन में एज डिफाइन है, और उसकी वैल्यू नीचे कॉलिंग के टाइम पर क्या दी गई है हमें उससे कंसर्न है। तो इस तरीके के जो पैरामीटर्स हैं वो कहलाते हैं मेरे कीवर्ड पैरामीटर। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पैरामीटर है, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है स्टूडेंट 3। स्टूडेंट 3 में मैं सिंपली स्टूडेंट 3 में सिंपली क्या करेंगे हम, डेफ स्टूडेंट 3, और यहां पर मैं दो वेरिएबल पास करती हूँ, नेम एंड एज, और प्रिंट करा देते प्रिंट नेम एंड एज, प्रिंट नेम इज नेम एंड एज ओके, ये मैंने प्रिंट करा दिया। ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब मैं यहां पर फंक्शन को कॉल करती हूँ। फंक्शन को कॉल कर लिया मैंने स्टूडेंट 3 में मैंने नेम दे दिया सपोज अनंत, हाँ, और यहां पर एज दे दी मैंने 23। ठीक है, जब इसको कॉल करते हैं तो देखिए माय नेम इज अनंत एंड एज इज 23। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, सपोज ये कॉलिंग के दौरान मैं ये पैरामीटर्स को रिवर्स कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया 23 और यहाँ लिख दिया विकास। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, नेम इज 23 एंड एज इज विकास ईयर्स। मीन्स क्या है कि जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास की जा रही है उसी तरीके से वो एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, मैंने डेफिनेशन में नेम और एज दिया है और यहां पर जो वैल्यू पास कर रहे हैं, तो पहला पैरामीटर मेरा नेम है, दूसरा पैरामीटर मेरा एज है। तो जो जो उसकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है, वही प्रिंट हो रही है, वैसा ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आर्ग्यूमेंट्स आर एक्सेप्टिंग इन ए पोजिशनल फॉर्मेट।
एक जिस पोजीशन में डिफाइन किया है उसी पोजीशन में वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो अभी तक आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स पाइथन के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ये हमारे पाइथन फंक्शंस को बहुत ज्यादा पावर प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम प्रोग्रामर लिख के रख लेता है और जब जब प्रोग्रामर उसकी जरूरत होती है उसको कॉल करके यूज करता है। जैसे कि हमने एक सिंपल एग्जांपल देखा है कि हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया था ऐड, और ऐड फंक्शन में हम क्या कर रहे थे कि दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे और उसकी सम को प्रिंट कर रहे थे या उसको रिटर्न कर रहे थे। पर ये तो सिर्फ दो वैल्यूज हैं। जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया तो मैंने दो वैल्यू डिफाइन की, पर मे बी पॉसिबल कि प्रोग्रामर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाए जिसमें कभी उसको दो वैल्यू ऐड करनी हो, कभी 5 और कभी 10। तो क्या वो बार बार हर तरीके की 2, 3, 10 वैल्यू को ऐड करने के लिए अलग अलग फंक्शन लिखेगा? नो, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। पाइथन ने उसको फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शंस, जिसमें उसको एक स्ट्रॉन्ग टूल है कि वो आर्ग्स या के आर्ग्स का यूज करके फंक्शन के रिपीटेटिंग कोड को रिड्यूस कर सकता है। सपोज कि मेरे पास एक फंक्शन है सम में मैं चाहती हूं कि कोई 10 वैल्यू को मैं ऐड करूं। 10 वैल्यू को ऐड करने के लिए मैं बार बार तो ऐसा नहीं करूंगी कि इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी, तो मैं सिंपली स्टार लगाऊंगी, स्टार और उसके बाद कोई भी नाम दे दूंगी, जैसे डेफ सम स्टार और मैंने नाम दे दिया नंबर। ये जो स्टार नंबर है ये हमको पाइथन को इंस्ट्रक्शन देता है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर कमिंग टू यू डियर एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और उस पर आपको एक्शन परफॉर्म करने। तो जैसे मैं स्टार लिखती हूँ तो उसको मालूम पड़ जाता है कि उसके पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं। तो हम सिंपली डेफ स्टार का यूज करके बहुत सारे वेरिएबल जो वेरिएबल है उनको पास करा सकते हैं, और वो जो स्टार के थ्रू उसको पता चलने वाला है कि भाई ये वेरिएबल आने वाला है, ये 10 डिजिट भी हो सकती है, 20 डिजिट भी हो सकती है, और मेरे को उसके अकॉर्डिंग उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है सम, और फॉर आई इन नम, क्योंकि आपको मालूम है कि जो डेटा टाइप है सीक्वेंशियल डेटा टाइप एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर स्टार नम जैसे लिखते थे मालूम पड़ता है कि भाई कोई टपल है, कोई लिस्ट है या कोई डिक्शनरी है, वो उस तरीके का डेटा मेरे पास आ रहा है। तो मैंने वो सीक्वेंशियल डेटा टाइप लिया है और उसको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्वियसली फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाने के बाद हम उसका सम को प्रिंट कर सकते हैं। तो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली। मैं सिंपली एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ डेफ, और मैं उसका नाम देती हूँ न्यू सम करके फंक्शन ले लिया है, या सम ही दे देते हैं तो चलते हैं, हम यहाँ पर सम ही लिख लेते हैं डेफ सम। और इसमें मैं एक एस्ट्रिक लगाकर बोल देती हूँ कि भाई मेरे पास कोई नंबर करके बहुत सारा टपल्स आने वाला है। एक वेरिएबल डिफाइन किया सम इक्वल टू 0, और यहाँ पर लिखती हूँ फॉर आई इन सम इन नंबर, ठीक है, और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और यहां पर मैं प्रिंट करा देती हूं सम की वैल्यू को, प्रिंट सम इज, और यहां पर हम लिख देते हैं सम। इस तरीके से भी मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया यूजिंग आर्क्स, ठीक है। और अब मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूं यहां पर सम, और सम में मैं 3 वैल्यू लेती हूँ 10, 20, 30। 10, 20, 30 लिया, इसको प्रिंट कराते हैं, आपको आंसर आ जाएगा 60। अब इस सम में मैं 10 वैल्यू और ले लेती हूँ 78, 98, कुछ और वैल्यूज ले लेते हैं, तो इन सबका सम 236 प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक आर्ग्यूमेंट्स को आप पास कर रहे हैं यूजिंग स्टार और वो आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हैं तो वो वैल्यू को आपको ले रहा है। पर ये वैल्यू तो क्या थी, ये वो वाली वैल्यू थी जो आपको सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू मतलब 10, 20, 30, कोई फ्लोटिंग नंबर हो सकता है, कोई इस तरीके से सीक्वेंशियल जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स है वो क्या है, सिंगल एलिमेंट है, एक ही तरीके का एलिमेंट है। पर हमने पाइथन में पढ़ा है डिक्शनरी को, डिक्शनरी में क्या होता है, की पेयर है, की है, वैल्यू है, मतलब एक की दी गई है, वैल्यू दी गई है। तो कुछ उस तरीके के अगर एलिमेंट्स होंगे तो उनके लिए हम यूज करते हैं केवाक्स वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि स्टार नॉमिनेशन यूज करते हैं। स्टार यूज करेंगे तो ये बता देगा कि भैया ये की वैल्यू फॉर्मेट में आपके पास कोई एलिमेंट्स आने वाला है, तो वो एलिमेंट को आप एक्सेप्ट कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर
कोई प्रिंट डिटेल करके एक मैं फंक्शन को क्रिएट किया है और इसमें मैंने कीवर्ड्स को एक्सेप्ट कराया है फॉर की वैल्यू इन नेम आइटम्स। तो यहां पर मैं प्रिंट में की और वैल्यू को प्रिंट करा रही हूं। ठीक है, तो हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं प्रिंट डिटेल्स नाम से। तो मैं फंक्शन डिफाइन करती हूँ डेफ प्रिंट डिटेल्स। प्रिंट डिटेल्स करके फंक्शन पास किया और उसमें मैं क्योंकि केवाक्स का यूज कर रही हूँ तो मैं डबल स्टार और कोई वैल्यू ले रही हूँ। मान लो मैं नेम ले रही हूँ क्योंकि मैं एक डिक्शनरी के लिए वेरिएबल का नाम ले रही हूँ नेम, कोलन लगा दिया। अब मुझे क्या करना है इस डिक्शनरी में मैं क्या मान रही हूँ कि जो केवाक्स में यूज कर रही हूँ तो इसमें की वैल्यू फॉर्मेट में कोई वैल्यूज मेरे फंक्शन में आके स्टोर हो रही है। वो वैल्यूज क्या की है, डिक्शनरीज की। तो मैंने डिक्शनरी करके जो एक वेरिएबल है मेरा डेटा टाइप वेरिएबल है उसको प्रिंट डिटेल्स में स्टोर करा लिया। अब मैं उस डिक्शनरी के एलिमेंट्स को पास करना है। तो मैं डिक्शनरी की क्या है, डिक्शनरी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि डिक्शनरी में कीज होते हैं और वैल्यूज होते हैं। तो मैं डिक्शनरी की की और वैल्यू को प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली यूज करूंगी फॉर की प्रिंट कराने के लिए मैं की यूज करूंगी और वैल्यू प्रिंट कराने के लिए मैं वैल्यू यूज करूंगी। इन डिक्शनरी वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पर नेम है और नेम और उसको एक्सेस करने के लिए फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ डिक्शनरी चैप्टर में आइटम्स और डबल कोलन लगा के डबल क्लोजिंग ब्रैकेट लगाकर मैं कोलन लूंगी और मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगी प्रिंट करने के बाद क्योंकि आप वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो तो एफ स्ट्रिंग का यूज करके मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहती हूँ की, क्योंकि डिक्शनरी वेरिएबल को मेरे को एक्सेस करना है। और यहाँ पर मैं कोट्स लगाकर वापस करली ब्रैकेट्स लगाकर दूंगी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू लगाकर मैं इसको क्लोज कर रही हूँ एंड आई जस्ट रन इट। मेरा ऑलरेडी तो मैं लिखूंगी प्रिंट डिटेल्स और कॉल मैं कैसे करूंगी यूजिंग डिक्शनरी, क्योंकि मैंने के वाक्स यूज किया हुआ है, स्टार नेम यूज किया हुआ है। तो मैं सिंपली लिखूंगी नेम इक्वल टू मुझे क्या लिखना है, नेम है उसका एलिस। ठीक है, उसकी मैं एज पास करा देती हूँ, एज इज इक्वल टू 21 और उसकी मैं सिटी पास करा देती हूँ, वो है न्यूयॉर्क। मैंने ये पास कर दिया। मैंने डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर दी है, नेम दिया है, उसकी वैल्यू दी है, एज है वो एक की वैल्यू है, फिर 21 सिटी की वैल्यू है, वैल्यू न्यूयॉर्क है। इसको रन किया। अब देखेंगे एलिस 21 है, न्यूयॉर्क पास हो गया। अब ये कितने वेरिएबल्स थे, ये 3 वेरिएबल्स थे। मान लो इस डिक्शनरी में मुझे वेरिएबल्स और ऐड करने, मान लो इस डिक्शनरी में मैंने वेरिएबल ऐड कर दिया ग्रेजुएशन इज इक्वल टू मैंने ऐड कर दिया MBA। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें एक कीवर्ड यूज कर दिया स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन में मैंने उसका डाल दिया IT। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसके लिए एक चीज डाल दी इंटर्नशिप में मैंने डाल दिया माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये मान लो मैंने कुछ इस तरीके की डिटेल दे दी है। तो अगर मैं इसको भी रन करूंगी तो ये भी एज इट इज आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप बढ़ाते भी जाओ, चाहे वो डिक्शनरी टाइप के हो या वो टपल हो या लिस्ट हो, तो वो आर्क्स को यूज करके, और अगर आपका की वैल्यू पेयर में है तो के वाक्स का यूज करके आप आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स को आपके फंक्शंस में पास कर सकते हो। अब हम लोग फंक्शन के रिकर्शन को पढ़ेंगे। रिकर्शन यानी क्या है? रिकर्शन मीन्स फंक्शन रिकर्शन यानी कि एक वो प्रोग्रामिंग का स्टेप जिसमें हम किसी प्रोग्राम के अंदर किसी एक फंक्शन को खुद ही बार बार कॉल कर रहे हैं, और उसकी कैरेक्टर ये है कि फंक्शन के अंदर ही कॉल हो रहा है। यानी कि सपोज मेरे पास कोई एक बहुत बड़ा टास्क है और उस टास्क में अगर मैं फंक्शन को एक बार रन करूं तो वो पॉसिबल नहीं है उसको करना। तो मुझे क्या चाहिए कि वो टास्क उस फंक्शन के अंदर बार बार रिपीट हो, और तब तक रिपीट हो जब तक कि मेरा सॉल्यूशन नहीं आ जाए। यानी कि एक बड़ा प्रॉब्लम है और बड़े प्रॉब्लम को मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर लूं। जैसे फैक्टोरियल है, मैं बोलती हूँ कि मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है, यानी कि 4 का फैक्टोरियल यानी कि 4 into 3 into 2 into 1। पर अगर मैं 4 का मल्टीप्लीकेशन का एक फंक्शन लिखूंगी तो इसका मतलब क्या होगा, 4 into 1। अब अगर मैं फंक्शन कॉल करूं कि मल्टीप्लाई 4 into 1 तो आंसर क्या आने वाला है, 4। पर मुझे क्या चाहिए, 4 में 3 भी मल्टीप्लाई हो, 2 भी मल्टीप्लाई हो और 1 भी मल्टीप्लाई हो। तो
तो उस तरीके में उसके लिए मुझे एक विकल्प है कि मैं उस फंक्शन को फंक्शन का रिकर्शन करूं, यानी कि कॉल फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। तो उस मेथड को मुझे क्या कहना पड़ेगा, रिकर्शन मेथड। तो रिकर्शन के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहला होता है कि बेस केस होता है, एक ऐसा केस होता है कि जिसकी वैल्यू अचीव होने पर मुझे उस फंक्शन से बाहर आना है, ठीक है। तो उस केस को कहेंगे बेस केस, यानी कि फंक्शन अब कॉल नहीं होगा अगर ये वाली कंडीशन मेरी अचीव हो जाती है। और दूसरा होता है रिकर्सिव केस, यानी कि अगर बेस केस वाली कंडीशन नहीं आ रही है तो आपको रिकर्शन कंटिन्यू करना है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल का निकालना है, 4 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि मैं 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करूं, तो 4 इंटू 1 4 आएगा। फिर 4 इंटू 3 करूं तो आएगा 12। फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 करूं तो आएगा 24। फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करूं तो आएगा 24, और तब जाकर मेरा फैक्टोरियल निकलेगा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया फैक्टोरियल, जिसमें मैंने वैल्यू पास की है n की, दैट इज 4 की पास की है। मेरा बेस केस क्या है कि अगर n की वैल्यू 1 आती है तो आप इस फंक्शन को यही टर्मिनेट कर दीजिए। अदरवाइज आप क्या कीजिए, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, मतलब पहले n आएगा, पहले 4 आएगा, फिर 4 इंटू 3 आएगा, फिर 4 इंटू 2 आएगा और 1 आएगा, तो वो एग्जिट हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 24 इसका आउटपुट आएगा। इसको हम करके भी देख लेते हैं। मैंने एक सिंपली फंक्शन लिख के रखा हुआ है, डेफ फंक्शन बेस इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1। रिकर्सिव के लिए मैंने नेम मेन के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं, और इसको मैंने रन किया है। रन करूंगी तो मेरा फैक्टोरियल इज 424 आउटपुट आता है। इसके लिए मैं बेस केस को चेंज करके मान लो मैं 3 लेती हूँ तो इसका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं 6। इसको आप 5 करेंगे तो भी इसका आउटपुट चेंज होने वाला है। तो यू कैन सी कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ अ फंक्शन यूजिंग रिकर्शन फंक्शन। किस तरीके से हम रिकर्शन, यानी कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन की एक्टिविटी को दोहराना है, उसकी पुनरावृत्ति करना है, वही कहलाता है आपका रिकर्शन। इसमें आपको एक बेस केस डिफाइन करना पड़ता है और दूसरा रिकर्सिव केस डिफाइन करना पड़ता है। जब बेस केस की वैल्यू अचीव हो जाती है तब हम फंक्शन से एग्जिट करते हैं, ब्रेक करते हैं। अदरवाइज अभी तक हमने फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन को क्रिएट करना, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के टाइप्स और रिकर्सिव फंक्शन के बारे में पढ़ा। आई होप सो ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।